ट्वेल्थ क्लास अकाउंट। तो जैसे कि देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने काफ़ी अच्छे से प्रॉपर तरीके से हमने उसको समझ लिया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को तरीका तो ये कहता है कि पहले मुझे स्टार्टिंग के चैप्टर कराने चाहिए, फिर एंड के चैप्टर कराने चाहिए, लेकिन हमने थोड़ा सा उल्टा काम करा है। हमने एंड का चैप्टर पहले करा है। अब हम चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज करेंगे। देखो, वैसे तो ये चैप्टर लेंथी है, देखा जाए क्वेश्चन वाइज ये चैप्टर लेंथी है, और इस चैप्टर के अंदर छोटे छोटे टॉपिक बहुत सारे हैं, लेकिन उसके हिसाब से मार्क्स देखे जाए तो मार्क्स इतने नहीं है। मुश्किल से इस चैप्टर के अंदर से तुम्हारी 3 नंबर की या 4 नंबर की रेशियो आने वाली है एग्जाम के अंदर, बस। इससे ज्यादा इस चैप्टर का कोई वजूद नहीं है। हाँ, नंबर ऑफ टॉपिक बहुत सारे हैं, बट इजी टॉपिक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है ये चैप्टर, क्योंकि फॉर्मूला बहुत सारा मिलेगा। ठीक है, तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं अकाउंटिंग रेशियोज के टॉपिक पर आ जाता हूं। दुनिया भर की टॉपिक की रेशियो है, करंट रेशियो होती है, क्विक रेशियो होती है, लिक्विडिटी रेशियो होती है, और भी बहुत सारी रेशियो होती है जो हमें इसके अंदर फाइंड आउट करने को मिलेंगी, जिसमें से कुछ खास रेशियो हैं जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलती हैं। तो तुम अपनी आज की फर्स्ट क्लास के अंदर फर्स्ट पेज पर हेडिंग डाल सकते हो, अकाउंटिंग रेशियोज। तो चैप्टर डालो भाई, क्या नाम है? बहुत ही प्यारा नाम है, अकाउंटिंग रेशियोज। अब देखना ये कि कौन कौन सी रेशियो होती है और हमें कैसे पढ़नी है और कैसे करनी है। तो देखो, जो जहां पर तुमने जिस पेज पर ये हेडिंग डाला है अकाउंटिंग रेशियो, उसके अंदर नंबर 1 हेडिंग डालो या मेन हेडिंग डालो चैप्टर का, फॉर्मूले। तुम्हें इस पूरे चैप्टर के लिए कम से कम, अगर तुम्हारा A4 साइज का रजिस्टर है तो तुम्हें 3 साइडें छोड़ देनी चाहिए। अपने रजिस्टर के कम से कम कितने पेजेस छोड़ने? 3 पेजेस, आगे पीछे मिलाकर कह रहा हूं। पहली साइड, उसके पीछे वाली दूसरी साइड, और फिर उसके आगे वाली तीसरी साइड। तो ऐसे करके तुम्हें अपने रजिस्टर की कितने साइडें छोड़नी पड़ेंगी फॉर्मूलों के लिए? 3 साइडें। इससे क्या होगा, इस चैप्टर से रिलेटेड छोटे से छोटा फॉर्मूला और इस चैप्टर से रिलेटेड बड़े से बड़ा फॉर्मूला, सारे के सारे फॉर्मूले इकट्ठे हो जाएंगे, तो तुम्हें पेपर के समय में रिवाइज करने में भी आसानी रहेगी। जब भी कोई नया फॉर्मूला आएगा, तुम्हें इस पेज पर लाकर उस फॉर्मूले को लिख लेना है। जब भी कोई नया फॉर्मूला आएगा, तुरंत इस पेज पर लिख लो। अभी मैं स्टार्टिंग में 1-2 फॉर्मूले लिखवा दूंगा, बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाया करेंगे वैसे वैसे तुम्हारे नए नए फॉर्मूले आते जाएंगे, और तुम्हें बार बार अलग अलग जगह उन फॉर्मूलों को नहीं लिखना, तुम्हें इसी पेज पर आकर उन फॉर्मूलों को लिखना है। बढ़िया रहेगा कि अगर नंबर डालते रहो, जैसे कि नंबर 1 पहला फॉर्मूला, नंबर 2 दूसरा फॉर्मूला, नंबर 3 तीसरा फॉर्मूला, नंबर डालोगे तो ज्यादा सही रहेगा। मैं नंबर नहीं डलवाऊंगा, मैं तो सीधा फॉर्मूला लिखवाऊंगा, क्योंकि मुझे ध्यान रहेगा नहीं कि कितने नंबर लिखवाती हैं, इससे बढ़िया मैं नंबर डालूंगा ही नहीं। तुम लोग नंबर डालना चाहो तो नंबर डाल सकते हो। खैर, देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें फॉर्मूला लिखवाने वाला हूं करंट रेशियो का। तुम्हारे पास अकाउंटिंग रेशियोज के जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहला कौन सा टॉपिक है? करंट रेशियो और क्विक रेशियो। लेकिन पहले मैं तुम्हें कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगा? करंट रेशियो। अब करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है वो लिखो पहले। तो देखो, मैं कोई नंबर नहीं डाल रहा, तुम लोग नंबर डालना चाहते हो, जैसे कि सबसे पहला फॉर्मूला है करंट रेशियो, तो तुम नंबर 1 में करंट रेशियो का फॉर्मूला अगर डालना चाहते हो तो नंबर 1 लिख सकते हो। मैं सीधा लिख रहा हूं करंट रेशियो, डॉट बनाकर लिखो करंट रेशियो। करंट रेशियो का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ऊपर तो आती हैं करंट एसेट्स, ऊपर कौन सी एसेट्स आ जाती हैं भाई? ऊपर आती हैं अपनी करंट एसेट्स, और नीचे आती हैं करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट अपोन में करंट लाइबिलिटीज, ये होता है करंट रेशियो निकालने का बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला।
अब क्वेश्चन ये है कि करंट एसेट क्या होती हैं और करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं। मैं इतनी बात जानता हूं कि मैंने तुम्हें पहले से कैश फ्लो स्टेटमेंट करा दी है। अगर मैंने तुम्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं कराई होती तो मैं तुम्हें बताता कि करंट एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स आती हैं और करंट लायबिलिटीज में कौन कौन सी लायबिलिटीज आती हैं। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना, हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर करंट एसेट के बारे में सुना था, जैसे कि अपनी इन्वेंट्रीज हो गई, जैसे कि अपनी इन्वेस्टमेंट हो गई, और जैसे कि अपना ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड्स पेबल, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, डेटर, क्रेडिटर, ये सारी की सारी होती है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। लेकिन ध्यान से सुनो, क्योंकि हम इस चैप्टर के अंदर अकाउंटिंग रेशियोज कर रहे हैं तो सिर्फ उतनी एसेट्स और उतनी लायबिलिटीज नहीं आएंगी जितनी हमने वहां पर पढ़ी थी। यहां पर थोड़ी सी ज्यादा आएंगी और यहां पर कुछ ऐसी भी आएंगी जो तुमने वहां पर नहीं पढ़ी थी, क्योंकि ये चैप्टर ही करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का है। तो यहां पर तुम्हें बहुत सारी नई नई चीजें देखने को मिलेंगी, समझ रहे हो ना। और दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, अब क्वेश्चन ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो करंट एसेट है या करंट लायबिलिटी है, या फिर पता ही कैसे चलेगा कि वो करंट है, ऐसे चेक करने का क्या तरीका है। तो मैं इस चीज के लिए तुम्हें एक सबसे ज्यादा सटीक तरीका बताता हूं कि तुम्हें कैसे पता चलेगा करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। जब हम कई सारे क्वेश्चन कर लेंगे ना, कई सारे का मतलब ये नहीं कि 100-200 कर लेंगे, कई सारे का मतलब है जब हम 10-12 क्वेश्चंस कर लेंगे तो 10-12 क्वेश्चंस करने के बाद तुम्हें इतनी सारी नॉलेज हो जाएगी कि कौन सी करंट एसेट होती है और कौन सी करंट लायबिलिटीज होती है, क्योंकि उसके बाद फिर नई आएंगी नहीं, वही रिपीट होती रहेंगी। तो क्वेश्चन ये कि हमें कैसे याद रहेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की एक लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट को रटते रहते हैं। कोई फायदा नहीं है ऐसे रटने से। तुम लिस्ट बनाना चाहते हो, लिस्ट बना सकते हो याद रखने के लिए, लेकिन उसको रटने की जरूरत नहीं है। अब देखो फॉलो कैसे करना है। जब मैं तुम्हें कम से कम 10-12 क्वेश्चंस करा दूंगा करंट रेशियो के बेस पर, तो जितनी भी करंट एसेट्स आएंगी और जितनी भी करंट लायबिलिटीज आएंगी उन क्वेश्चंस को 2 या 3 बार घर पे प्रैक्टिस कर लो। बस देखो, उन क्वेश्चन को 2 या 3 बार घर पर प्रैक्टिस करोगे, 2-3 बार यहां पर टेस्ट होएगा और 2-3 बार तुम खुद से उसको पढ़ोगे, 5वीं 6ठी बार वो सारी की सारी चीजें तुम्हारे दिमाग के अंदर अपने आप ही चिपक जाएंगी। कौन सी, करंट एसेट क्या होती है और करंट लायबिलिटी क्या होती है। बस यही एकमात्र तरीका है इसका। अगर याद करने बैठोगे तो भूल जाओगे, लेकिन अगर लिख लिख के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो 2 फायदे हैं। एक तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे और दूसरा फायदा ये कि तुम करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को भी पहचानने लगोगे। ठीक है, तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अब हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं करंट रेशियो के लिए। तुम लोगों के पास जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस के अंदर देखो हेडिंग क्या डाला हुआ है। हेडिंग ये है करंट रेशियो और क्विक रेशियो। मतलब अभी स्टार्टिंग के अंदर हमें कौन से क्वेश्चंस मिलेंगे, स्टार्टिंग में हमें कौन से क्वेश्चंस मिलेंगे, करंट रेशियो के और क्विक रेशियो के। तो स्टार्ट करते हैं। मैं पहले ही बता रहा हूं, बात बात पर नए नए क्या निकल कर आएंगे, फॉर्मूले। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी है, लेकिन सारा खेल किस चीज का है, फॉर्मूले का। फॉर्मूला देखते जाएंगे, लगाते जाएंगे, आंसर निकालते जाएंगे, बस होता चला जाएगा काम। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला मैंने फिलहाल तुम लोगों को लिखवा दिया है। करंट एसेट ऊपर आती है और करंट लायबिलिटीज नीचे आती है। मैंने तुम्हें बता दिया है तुम्हें अपने रजिस्टर की कितनी साइडें छोड़नी है, 3 साइडें। पहली साइड, उसके पीछे वाली दूसरी साइड और फिर तीसरी साइड। चौथे पेज पर अब हम करेंगे स्टार्टिंग क्वेश्चंस की। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन के अंदर नए नए फॉर्मूले आते जाएंगे तुरंत मैं बोलूंगा कि उस पेज पर वापस आ जाओ। मैं ये बोलूंगा कि फॉर्मूले वाले पेज पर वापस आ जाओ। कौन से पेज पर वापस आ जाओ, फॉर्मूले वाले पेज पर। और जो भी तुमने नंबरिंग डाल रखी होगी कंटिन्यू करते रहना फॉर्मूले में, है ना। मैं नंबरिंग नहीं डालूंगा, जैसे कि तुम देख सकते हो मैंने करंट रेशियो के अंदर डॉट लगा रखा है, मैंने नंबरिंग नहीं डाली। तुम लोग नंबरिंग डाल सकते हो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबरिंग डालोगे तो तुम्हें याद रहेगा कि कितने फॉर्मूले लिखवा दिए, है ना। नंबरिंग डालोगे तो ज्यादा सही रहेगा। फिलहाल करंट रेशियो के बेस पर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो मैंने पहले ही बोला था, क्योंकि हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस कर रखे हैं, हमने पूरा का पूरा चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट का अच्छे से कर रखा है,
तो कुछ करंट एसेट तुम्हें पहले से ही मालूम है और कुछ करंट लायबिलिटी भी तुम्हें पहले से ही मालूम है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर, रेशियो वाले चैप्टर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा करंट एसेट्स भी आएंगी जो तुमने अभी तक नहीं सुनी थी, और कुछ एक्स्ट्रा करंट लायबिलिटीज भी आएंगी जो तुमने अभी तक नहीं सुनी थी, क्योंकि वो उस चैप्टर के अंदर नहीं थी और वहां पर जरूरत भी नहीं थी उनकी, लेकिन यहां पर आएंगी। एक एग्जांपल देता हूं, कैश। मुझे बताओ, कैश वहां पर आ रहा था ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश आता था। भाई कैश नहीं आएगा तो आएगा ही क्या? चैप्टर का नाम क्या था? कैश फ्लो स्टेटमेंट। और अगर कैश ही नहीं आएगा तो बेकार है जिंदगी, फिर कुछ नहीं रखा। तो कैश आ रहा था वहां पर, लेकिन मैं कैश को क्या मानता था? कैश को मैं लेता ही नहीं था। तुम्हें याद है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कैश को नहीं लेता था। लेकिन एक बात दिमाग में बिठा लो, रेशियो वाले चैप्टर में कैश हमारी करंट एसेट होती है। कैश हमारी क्या होती है? करंट एसेट होती है। अब तुम कहोगे वहां पर क्यों नहीं माना और यहां पर क्यों मान रहे हैं? देखो, यहां पर हम टोटल करंट एसेट्स की बात कर रहे हैं, जितनी भी करंट एसेट्स है सारी की सारी, लेकिन वहां पर हम उन्हीं करंट एसेट के लिए काम करते हैं जो क्वेश्चन अकॉर्डिंगली हमें देता है, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फॉर्मेट हमें बनाया गया होता है। वहां का कंसेप्ट अलग है, और सीधी बात है भाई, बहस करने वाली बात नहीं है कि वहां पर क्यों नहीं माना। मैंने थोड़ी ना माना है, जो मैं कह रहा हूं है ना, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही करवाऊंगा, अपने हिसाब से थोड़ी ना क्वेश्चन करते रहेंगे। वहां पर कैश को करंट नहीं मानते हैं, रियलिटी बताऊं तो कैश करंट एसेट ही होती है, वहां पर कंसीडर नहीं करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं क्वेश्चन नंबर नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं हेडिंग पढ़ रहा हूं, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। मैं क्वेश्चन को 2 बार पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना। तुम लोगों के पास क्वेश्चंस होने चाहिए, जो भी तुम लोग को क्वेश्चंस मिले हुए हैं उन क्वेश्चन में तुम्हारा ये क्वेश्चन होना चाहिए। फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशियो। फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशियो। कौन सी रेशियो निकालनी है? करंट रेशियो। देखो बहुत सारी आइटम है ना, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें छोटा छोटा लिखवाता जा रहा हूं। जो भी आइटम आ रही है ना, उसके आगे अगर वो करंट एसेट है तो छोटा सा लिखना सी है, अगर वो करंट लायबिलिटी है तो उसके आगे लिखना छोटा सा CL। मैं बोलता जा रहा हूं, तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार ये तो हमें पता ही नहीं था, तो परेशान मत होना, मैं बता तो रहा हूं, जो मैं बोलता जाऊं वो लिखते जाना। अब तुम सोच रहे होंगे तुम्हें कैसे पता चलेगा, मैं पहले से ही वो बात बता दी है। जब हम कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन कर लेंगे ना, 10-12 तो बल्कि मैंने ज्यादा बोल दिया, जब हम सिर्फ 5 और 6 क्वेश्चन कर लेंगे, 5 और 6 के बाद आइटम्स तुम पहचानने लगोगे। और आइटम्स तुम कब पहचान पाओगे? आइटम्स तुम तभी पहचान पाओगे जब तुमने घर पर उनकी 2-2 3-3 बार क्या करी होगी? प्रैक्टिस करी होगी, तब पहचान पाओगे। शर्त ये है। अब तुम सोचो कि मैं कराए जा रहा हूं और तुम घर पे कर नहीं रहे, फिर नहीं पहचान पाओगे जिंदगी भर। तुम 10 जन्म ले लो तब नहीं पहचान पाओगे फिर, ठीक है? तो फटाफट से लिखते चलते हैं। कुछ चीजें तो तुम अभी पहचान लोगे क्योंकि हमने CFS के अंदर वो चीजें कर ली हैं। देखो नंबर 1 क्या है? ट्रेड रिसीवेबल 1,80,000। पहली आइटम क्या है? ट्रेड रिसीवेबल 1,80,000। तुम्हें मालूम होगा ये ट्रेड रिसीवेबल तो वहां पर भी आया था कैश फ्लो स्टेटमेंट में, और ये क्या होती है? करंट एसेट। मालूम है तब भी लिखो, नहीं है मालूम तब भी लिखो। इसके आगे छोटा सा CA लिखो। इस काम को करने में मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगेंगे बस, लेकिन ये काम इतना आसान कर देगा तुम्हारा क्वेश्चन, जिसको मैं शब्दों में नहीं बता सकता। तो इसके आगे छोटा सा CA लिखो फटाफट। अब देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस वहां पर भी आया था, ये भी करंट एसेट होती है, लिखो CA फटाफट, छोटा सा जल्दी जल्दी लिखो CA। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये वहां पर आया था ना, लेकिन ना तो हमने इसे करंट एसेट माना था और ना ही करंट लायबिलिटी। वैसे भी करंट लायबिलिटी तो होती भी नहीं है, लेकिन यहां पर हम इसको करंट एसेट मानेंगे। मानेंगे क्या? करंट एसेट होती है, तो लिखो CS के आगे। मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अब तुम सोच रहे होंगे मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या चीज है? जहां पर डेट वगैरह लिखते हैं ना अपने रजिस्टर के अंदर, जहां पर हम ऊपर क्या लिखते हैं? डेट वगैरह, वहां पर लिखो मार्केटेबल सिक्योरिटीज और ब्रैकेट में लिखो इन्वेस्टमेंट। इसी को क्या बोला जाता है? इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज को ही क्या बोला जाता है? इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। और इन्वेस्टमेंट क्या होती है? हमारी करंट एसेट। ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट भी 2 तरह की होती है, करंट भी होती है और नॉन करंट भी होती है। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज करंट इन्वेस्टमेंट होती है, वो करंट एसेट होती है। तो लिखो CS के आगे छोटा सा। लैंड एंड बिल्डिंग, मुझे बताओ क्या ये करंट एसेट है?
बताओ लैंड और बिल्डिंग क्या बार बार चेंज होती रहती है? हर 2 महीने बाद, हर 6 महीने बाद, हर 1 दिन बाद नहीं होती ना चेंज? ये करंट एसेट नहीं होती। ये कौन सी एसेट होती है? ये फिक्स्ड एसेट होती है ना? इसके आगे मत लिख देना। अब उधर आ जाओ, बिल्स पेबल। तुम्हें मालूम है बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी होती है, वहां पर भी आया था। सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसके आगे लिखो सीएल, करंट लायबिलिटी है भी। अगर कोई चीज रह जाती है तो अब वीडियो को बैक करके देख लिया करो कि क्या बोला था मैंने, जल्दबाजी में कभी गलत कर दो। सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी। डिवेंचर्स, हाँ डिवेंचर्स के बारे में सोचने वाली बात है कि डिवेंचर्स क्या होते हैं हमारे। तो देखो डिवेंचर्स हमारी करंट लायबिलिटी नहीं होती, ये हमारी लॉन्ग टर्म बोरोविंग होती है, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे भी तुम्हें अभी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी किस चीज को लेना और किस चीज को नहीं लेना। डिवेंचर को मत लो। इन्वेंट्रीज भाई करंट एसेट होती है, ये तो तुम्हें मालूम है। एक्सपेंसेस पेबल करंट लायबिलिटीज होती है। हो गई ना सारी आइटम? अगर कोई एक आध आइटम रह गई है तो वीडियो को पॉज करके अपने साथ वाले से पूछ सकते हो, या फिर वीडियो को बैक करके दोबारा से देख सकते हो या सुन सकते हो मैंने क्या बोला था, है ना? अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अब तुम्हें मालूम है कौन कौन सी चीजें करंट एसेट है और कौन कौन सी चीजें करंट लायबिलिटी है। तो पहले लिखो करंट एसेट्स। पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूं करंट एसेट्स, बोर्ड पे देखते जाना। करंट एसेट्स में सबसे पहले क्या आ गया? ट्रेड रिसीवेबल, टीआर। मैंने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन तुम लोगों को शॉर्ट में बिल्कुल भी नहीं लिखना। गलती से भी मत लिख देना शॉर्ट में, क्योंकि अगर गलती से भी शॉर्ट में लिखा तो गलती माफ नहीं होएगी, मैं पेज फाड़ दूंगा पूरा। ट्रेड रिसीवेबल टीआर। अब लिखो प्रीपेड एक्सपेंसेस, पीई, प्रीपेड एक्सपेंसेस। फिर है अपना कैश प्लस। तुम सोच रहे होंगे सीधा अमाउंट प्लस ना कर दें, गलती से भी प्लस मत कर देना। सीधा अमाउंट प्लस नहीं करना है, क्योंकि देखो वैसे तो ये क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाए, सीधा अमाउंट डालो और छुट्टी पाओ, लेकिन तुम्हें 3 या 4 नंबर निकालने ना कि उन्हें देने। हाँ, कैश के बाद लिखो मार्केटेबल सिक्योरिटीज, एम एस। अगली आइटम क्या है? इन्वेंट्रीज। अगली आइटम क्या है? इन्वेंट्रीज, है ना? मैंने इन्वेंट्रीज लिख दिया शॉर्ट में, ठीक है। और बताओ, और किसी के आगे मैंने सीए लिखवाया हो तो जल्दी से देखो। देखो ट्रेड रिसीवेबल हो गया, कैश हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गया, उधर से इन्वेंट्रीज हो गया, बस, है ना? अब इनके अमाउंट डाल दो फटाफट से, कितना कितना था। अब बस ऐड करना है। देखो ट्रेड रिसीवेबल था 1,80,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने थे? 40,000। कैश, अपनी आंखों का इस्तेमाल करो, दिमाग का इस्तेमाल मत करो। भगवान ने वैसे ही तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा कम दिमाग दिया है, 50,000। कैश कितना था? 50,000। और मार्केटेबल सिक्योरिटीज कितनी थी भाई? ये भी 50,000। और इन्वेंट्रीज कितनी थी? इन्वेंट्रीज थी 80,000। हाँ, फटाफट से इन सबको टोटल करके बताओ कि करंट एसेट्स कितनी आ गई। तो मेरे हिसाब से करंट एसेट आ रही है भाई 4 लाख। करंट एसेट्स आएंगी तुम्हारी, कितनी आएंगी? 4 लाख। अब हमें निकालनी है करंट लायबिलिटीज। कौन सी लायबिलिटीज निकालनी है? करंट लायबिलिटीज। तो लिखो सी, मतलब कि करंट लायबिलिटीज इक्वल टू, मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया था कि कौन कौन सी करंट लायबिलिटीज हैं इस क्वेश्चन के अंदर, और इस क्वेश्चन के अंदर ले देकर कितनी करंट लायबिलिटीज दे रखी हैं? सिर्फ 3 तो दे ही रखी हैं। और अगर 3 करंट लायबिलिटीज दे रखी है तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, करंट लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या है? एक तो आ गया अपना बिल्स पेबल, बीपी, प्लस एक आ गए सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री लिख दिया मैंने, बस तुम लोग पूरा लिखना लेकिन। और एक आ गए एक्सपेंसेस पेबल, ईपी।
तुम लोग कुछ भी शॉर्ट में मत लिखना, सब कुछ तुम्हें पूरा पूरा लिखना है, मैं चेक कर सकता हूं तुम लोगों का रजिस्टर। ठीक है, तुम सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर फिर तो कुछ करना ही नहीं हुआ, बस हमें क्या पता चलना चाहिए, करंट एसेट क्या है और क्या पता चलना चाहिए, करंट लायबिलिटीज क्या है। मैंने पहले ही बताया था ये क्वेश्चंस बस एक एक दो दो बार प्रैक्टिस मांगते हैं। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन सी चीज करंट एसेट है और कौन सी चीज करंट लायबिलिटी है? देखो कैसे, ट्रेड रिसीवेबल मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, तुमने देखते पहचान लिया होगा ट्रेड रिसीवेबल क्या होती है, करंट एसेट होती है। बिल्स पेबल तुमने पहचान लिया होगा, कैसे पता चल रहा है? क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमने कम से कम कितने सारे क्वेश्चंस कर लिए। जब हम किसी भी क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं या उसी की तरीके के बार बार अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस करते रहते हैं, तो वो चीजें अपने आप ही रिवाइज होने लगती हैं, अपने आप ही दिमाग के अंदर चिपकने लगती हैं, इसलिए वो चीजें पहचान में आती हैं। अब अगर तुम ऐसे ही इन्हीं क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लोगे तो बिना याद करे तुम्हें ये आइटम्स अपने आप ही क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी अपने आप ही। और 5 क्वेश्चंस के बाद रिपीट होंगी बस, ये और कुछ नहीं है। 5 क्वेश्चंस के बाद वही चीजें रिपीट होने लग जाएंगी बस। हाँ फटाफट से इनके अमाउंट डाल दो। बिल्स पेबल है भाई 20,000 के। सन्ड्री क्रेडिटर्स, हाँ क्रेडिटर्स थे भाई 1 लाख के। और एक्सपेंसेस पेबल, एक्सपेंसेस पेबल थे 80,000। तो देखो 80 और 20 1 और 1 और 1 2 लाख, तो 2 लाख की आ गई करंट लायबिलिटीज, है ना? 2 लाख की करंट लायबिलिटीज आ गई। अब मैं ये हटा देता हूं क्योंकि मुझे करंट रेशियो निकालनी है, और करंट रेशियो का फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को पहले ही लिखवा दिया है। क्या होता है करंट रेशियो का फॉर्मूला? बोर्ड पे देखो, सीआर का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, सीए अपॉन में सीएल। तुम लोग गलती से भी शॉर्ट में मत लिख देना, ना तो टेस्ट में, ना पेपर में, और ना ही इस समय रजिस्टर में। जैसे तुम लोग शॉर्ट में लिखोगे मैं तुम्हारा पेज शॉर्ट कर दूंगा बिल्कुल, ठीक है? तो तुम लोगों को प्रॉपर लिखने की जरूरत है। हाँ करंट एसेट कितनी आई थी? 4 लाख भाई, करंट एसेट थी अपनी 4 लाख, और करंट लायबिलिटीज ये रही 2 लाख। हाँ 2 लाख के टेबल में 4 लाख आता है, पहले तो ये 5 जीरो से 5 जीरो गई और 2 से ये गया, तो 2:1। तुम सोच रहे होंगे अपोन में 1 क्यों लगा दिया? ध्यान रखना करंट रेशियो निकाल रहे हैं तो आंसर भी किस फॉर्म में देना है? रेशियो की फॉर्म में। बताओ अपोन में 2 कट गया तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचेगा ना, इसलिए क्या लगाया है? 2:1। रेशियो में हमने क्या लगाया है? 2:1, क्योंकि हर बार हम अकाउंट के अंदर क्या निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे, और रेशियो उसे कहते हैं जिसमें ऊपर भी कुछ होता है और नीचे भी कुछ होता है, मतलब न्यूमरेटर भी कुछ ना कुछ हो और डिनोमिनेटर भी कुछ ना कुछ हो। तो हर एक आंसर तुम्हें रेशियो की फॉर्म में छोड़ना है, वरना मार्क्स कट जाएंगे तुम्हारे इस बात के। तो इस बात का और ध्यान रखना तुम।